खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उम्र उसकी कोई सीमा नहीं होती, आप कभी भी कर सकते हैं और छोटी उम्र में भी कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ किया हमारी आज की तेजस्विनी से। वो एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, यानी कि एक सामाजिक उद्यमी हैं, और उनका जो क्षेत्र है वो है जैविक खेती और सौर ऊर्जा। और इस क्षेत्र में भी खास तौर पर जो छोटे किसान हैं, जो महिला किसान हैं, उनको इस दिशा में सशक्त कर रही हैं। और गुण नाम से उनका एक एनजीओ है जिसकी कि वो संस्थापक हैं, जिसकी वो सीईओ हैं। और हमारी आज की तेजस्विनी है नेहा उपाध्याय। पर्यावरण को बचाने, जैविक खेती का प्रचार और प्रसार करने तथा भारतीय परंपरागत खान पान को बढ़ावा देने की मुहिम में शामिल हैं नेहा उपाध्याय। किंग्स कॉलेज लंदन से बच्चों के रोगों, खास तौर से जुवेनाइल डायबिटीज, ऑटिज्म और ADHD पर पढ़ाई करने के बावजूद नेहा उपाध्याय ने इन समस्याओं का इलाज वेस्टर्न सिस्टम में ना पाकर मैक्रोबायोटिक्स में तलाशा। नेहा ने पाया कि इन विकारों से ग्रस्त बच्चे पाश्चात्य उपचार पद्धति के प्रति अनिच्छुक हैं। उन्होंने डेल्सफोर्ड ऑर्गेनिक स्कूल, होल फूड हार्मनी और नवदान्या विद्यापीठ से वैकल्पिक हीलिंग प्रैक्टिसेस में अध्ययन किया। अपने प्रयोगों को सफल होता देख नेहा ने स्वदेश में इस पद्धति को प्रचारित प्रसारित करने की ठान ली और भारत आकर गुण की स्थापना की। गुण के जरिए नेहा ने महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग और सौर ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल करने पर बल दिया। इस तकनीक से न सिर्फ शुद्ध ऑर्गेनिक खाद्य उत्पाद मुहैया हुए, बल्कि पहाड़ी सुदूर क्षेत्रों में विद्युतीकरण को भी बल मिला। लद्दाख के गांव में नेहा ने स्वदेशी तकनीक से विकसित सोलर प्रेशर कुकर और सोलर ड्रायर विकसित कर वितरित करवाए, जिससे वहां की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। नेहा के कामों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और येल विश्वविद्यालय की 2019 वर्ल्ड फेलो के रूप में चयनित 16 लोगों में नेहा को शामिल किया गया। पर्यावरणीय संतुलन और स्वस्थ समावेशी समाज के लिए प्रतिबद्ध नेहा उपाध्याय हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर नेहा उपाध्याय से। बहुत बहुत स्वागत है नेहा आपका। तो नेहा, आपको देख के लगता नहीं कि आप इतना बड़ा काम कर रही हैं पृथ्वी को बचाने का, प्रकृति को बचाने का? जी, मेरी बचपन से कोशिश रही है कि मैं प्रकृति, ग्राम विकास, सामाजिक न्याय में जुटूं और इसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। और मेरी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई। अच्छा जी, मैं किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ी और फिर एजुकेशन सेक्टर में वहाँ काम किया। और वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में आप क्या कर रही थी? एजुकेशन सेक्टर में मेरा HR रोल था, ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल था, पर साइड में मैं बच्चों के साथ वॉलंटियर करती थी। और जो बच्चे पीड़ित थे काफ़ी बीमारियों से, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज़, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तरह तरह के दूसरे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इन तरीके से जो बच्चे जूझ रहे थे, उनके साथ मैं काफ़ी समय बिताती थी और उनका मैंने लाइफस्टाइल मैप किया। और जो पेरेंटिंग वहाँ पे दी जाती है और जो हमारे देश में दी जाती है, वो मैं रोज़ कंपेयर करती थी और उसका एक एनालिसिस हम लोग ड्रॉ करते थे। इसको साइकोलॉजी में बोलते बिहेवियरल एनालिसिस। मेरा अंडर ग्रेजुएट लैंकास्टर यूनिवर्सिटी था जहाँ पे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी। तो मैंने ये नोटिस किया कि उनका लाइफस्टाइल, उनके खाने में चीनी, और उनके माँ बाप से सेपरेशन टाइम वाज अ वेरी बिग फैक्टर in their diseases, in the diseases that were springing up in their life. और ये चीज़ें हम बोलते थे क्योंकि हम एक इंडियन बैकग्राउंड से हैं, इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम को बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे। वो हमेशा उसको अंग्रेज़ी दवाई और वेस्टर्न थेरेपी, इन चीज़ों में बच्चों को
डालना चाहते थे, जिसमें बच्चे भी इतना खुश नहीं होते थे। और दूसरी बात, जितना भी रिज़ल्ट आता था उतना वो ठीक नहीं हो पाते थे। तभी मैंने तलाश की एक थोड़ा डीप में जाके इसको स्टडी करने का। और मैं बहुत चर्चा और विवाद में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती थी, और मैंने बोला कि हमें कुछ इनका फूड सिस्टम स्टडी करना चाहिए। अच्छा। और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हमें डेल्सफोर्ड ऑर्गेनिक, जो ग्लॉस्टरशायर में एक ऑर्गेनिक फार्म है, वहाँ पे बच्चों को ले जाया जाए, उनको खेत, जानवर, खाना पीना, ऑर्गेनिक या जैविक रहन सहन से थोड़ा सा परिचित किया जाए। वो जब मैंने एक स्कूल ट्रिप किया तो वहाँ पे फिर मैंने थोड़े से कोर्सेज भी किए। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ा, और मैंने ये देखा कि बच्चे किसी भी उम्र के हो, कहीं उनको जानवरों से बहुत लगाव होता है, कंपैशन लेवल बहुत हाई होता है, और पेरेंट्स से वो ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते। और इन चीज़ों को लेके मैंने फिर मैक्रोबायोटिक्स पढ़ा। मेरी टीचर थी एना फ्रीडमैन, और उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया कि कैसे खाना में नमक की कमी या फूड बैलेंसिंग और कलर थेरेपी से बहुत चीजों को बदला जा सकता है। ठीक बदला है, जा तो सकता कहने का है। मतलब ये कि एक दिशा मिल गई वहां से, जी। और इसी दिशा को आपने पकड़ा, और जैविक खेती जी। जैसा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा जो फील्ड है, जी। उसमें कुछ आपने करने की ठानी। तो क्या उसके बाद ही फिर आपने अपना एक एनजीओ बनाया और आपने काम शुरू किया? नहीं, मैं वापस आई, और मेरा स्वभाव थोड़ा भावुक है। अच्छा। और उस समय बहुत मीडिया में, न्यूज़ में एग्रेरियन क्राइसिस, फार्मर सुसाइड, इट स्टिल इज़ वेरी रैम्पेंट, और उस समय भी बहुत इसकी चर्चा हो रही थी। तो मेरी फैमिली भी कृषि में काफ़ी योगदान रहा है, कृषि के क्षेत्र में, और हमारे खुद की हल्दी की खेती है, और काफ़ी पेड़ हैं, बागीचे हैं। तो मुझे था कि मैं पहले अपने गांव से, अपने खेत से मैं जैविक शुरू करूं। फिर मुझे इतना वहाँ पे सहयोग उतना नहीं मिला, तो मैंने थोड़ी सी और पढ़ाई करी नवदान्या बीज विद्यापीठ से। डॉक्टर वंदना शिवा और मीरा शिवा मेरी टीचर रहीं। उन्होंने जैविक खेती में इतने अच्छे लेक्चर्स दिए, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित रही थी और रही हूँ, और हमेशा रहूँगी। तब से मैंने सोचा कि मैं जो जल संकट है, कृषि संकट है, उसमें कोई ना कोई उपाय ढूंढा जाए, और उसका उपाय इंग्लैंड में पढ़े या इंडिया में पढ़े या कहीं भी पढ़े, वो जैविक खेती में मुझे मिला। फिर मेरे एक मित्र हैं जो लद्दाख में एक गांव है तकमाचिक, अच्छा। वहाँ पे जैविक खेती की पहल हो रही थी, क्योंकि 2010 में जब वहाँ पे फ्लड्स आए थे तो सारे खुरमानी के पेड़ एक झटके में ख़त्म हो गए थे। और लद्दाख में 80% रेवेन्यू जनरेशन एप्रिकॉट से होता है, खुरमानी से होता है। और ग्लेशियर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपनाने की वहाँ पे पहल हो रही थी। सारे महायान बुद्धिस्ट इसकी चर्चा कर रहे थे, सरकारों में भी बात हो रही थी कि कैसे इसको वापस रिवाइव किया जाए। 1-1.5 साल आप सोच सकती हैं वहाँ पे कुछ आमदनी का रास्ता नहीं था। हमने इसको एक मौका बनाया एक तरीके से, और उस गांव को इको विलेज कॉन्सेप्ट शुरू किया। इसमें एक बहुत बड़ा एनजीओ भी जुड़ा हुआ है, जो है लेहो, लद्दाख एनवायरनमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लद्दाख का गवर्नमेंट, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और मेरा एनजीओ। वहाँ पे मोस्टली महिला किसानों ने मेरा बहुत साथ दिया। वो ज़्यादा जागरूक थी, और वो ज़्यादा एक तरीके से प्रोएक्टिव थी याक मैन्योर बनाने में, वर्मी कंपोस्ट बनाने में, और ज़्यादा नॉन वायलेंट थी कि किसी भी अर्थवर्म्स या फायरफ्लाइज, दे डिड नॉट वांट टू किल एनी ऑफ दैट। एंड वी वर लुकिंग एट दिस विलेज, एंड we were trying to solve the disaster management issue in a holistic and peaceful manner. तो मतलब आप दिल्ली से सीधा लद्दाख पहुंच गए, और आपने कहा कि लद्दाख मेरी कर्मभूमि होगी और वहाँ की महिला किसानों के साथ मैं काम करूं। लेकिन जब आप ये सब सोच रही थी तो किसी ने ये कहा नहीं कि भाई आप दिल्ली के आसपास ही, अक्सर ये थिंकिंग होती है ना लोगों की कि भाई इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? क्या आपके सामने भी इस तरह की चुनौतियाँ आई थी? चुनौतियाँ तो बहुत थी, और सब लोग एनजीओ से रिलेटेड, जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी, कॉर्पोरेट्स हो या गवर्नमेंट्स हो, वो सब
या मेरे परिवार में भी जो लोग थे वो सब बोल रहे थे कि हरियाणा का कोई गांव अपना लीजिए या राजस्थान का कोई गांव अपना लीजिए, उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश की हैं, उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं आप अपने ननिहाल में या कहीं पे अपना लेती हैं। पर मुझे था कि एक तो मुझे मैं थोड़ा स्वतंत्र मेरा नेचर रहा है और मुझे सीखने की बहुत इच्छा रहती है। लद्दाख इज़ a teacher of environment and it gives the maximum carbon credit to the nation. It is the roof of the world. Yes. And the people are the indigenous tribes of this of Ladakh are so warm and welcoming. वो बिल्कुल एक प्रकृति का आईना है। तो जब मुझे एक वर्कशॉप करने के लिए बुलाया गया, मैं तब से पूरी मन लगा के मैं वहीं जुट गई और बहुत मुझे सीखने को मिला। डेमो मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के डेमो मॉडल्स, और जो हमारा साइंस है, जो हमारी जैविक खेती की प्रैक्टिस है, वो जो मैंने इंग्लैंड में सीखा था, डेल्सफोर्ड ऑर्गेनिक, ग्लॉस्टरशायर में सीखा था, उससे काफ़ी अलग था। उनका जो मैन्योर आता था वो थोड़ा सेंटेड आता था, बोतलों में आता था और कहीं लैब में बन रहा होता था। हमारा जो था वहाँ पे औरतें खुद हाथों से लगी हुई हैं और नीम का तेल लग रहा है, लाल मिर्ची लग रही है, सूखे पत्ते लग रहे हैं। तो इट वाज बहुत मेरे बहुत डिफरेंट था। Slowly and steadily I started becoming more sensitive, more eco positive, and I said, you know, this is the place I want to work in. And I think कोई भी जो ग्राम विकास के साथ जुड़ना चाहता है या चाहती है, एक एक्सेप्टेंस, कम्युनिटी से एक्सेप्टेंस, कम्युनिटी मोबिलाइज कैसे होगी, आप जोर ज़बरदस्ती करके या कुछ करके तो वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन एक बात बताइए कि अक्सर जब हम लोग पढ़ लिख जाते हैं और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा कि आप तो बाहर से, विदेश से आप पढ़ी, उसके बाद लोगों का तो कई बार मन ही नहीं करता लौटने का, और अगर वो लौट भी जाते हैं तो वो ग्रामीण विकास या पर्यावरण या सौर ऊर्जा ऐसे क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिले कॉर्पोरेट में और वहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस को यूज़ करें, अनुभव को यूज़ करें। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा। तो ये जो गांव से लगाव, किसानों से लगाव और ख़ास तौर से जैविक खेती से लगाव, ये दिल में कहाँ से आपके आया? क्योंकि आप तो वैसे आपकी फैमिली में पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, तो ये जुड़ाव और ये बंधन कहाँ से बना? आई थिंक पॉलिटिशियन से ज़्यादा ग्राम विकास और समाज सेवा में, जैसे मेरी नानी रही हैं श्रीमती रामरती देवी, फिर मेरी दादी भी, मतलब गाय पालना और खेतों में काम करना, तो मैं उस तरफ से ज़्यादा जुड़ी। फिर बाहर पढ़ के वापस आना, अगर मैं सच बोलूँ तो पहला 1-1.5 साल तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और किसानों का हाल वो सब देख के मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन डिस्टर्ब होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसका उपाय ढूंढना पड़ता है। और कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर आई थिंक हमारे फैमिली में, डीएनए में नहीं है, तो इसीलिए मैंने एनजीओ ही शुरू किया और पब्लिक सेक्टर में ही रही हूँ। प्राइवेट लिमिटेड में उतना मुझे शौक़ नहीं था। वेस्टर्न कॉरपोरेशंस, वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इन सारी चीज़ों की मैं थोड़ा सा खिलाफ भी रही हूँ। हमारा बैकग्राउंड सोशलिस्ट रहा है और किसानों को हम काफ़ी छोटी उम्र से मैं स्टडी कर रही हूँ। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक खेती किसानी से एक दिल का रिश्ता है। खेती किसानी से एक दिल का रिश्ता है और यही वजह है कि इसी को ही अपना मिशन बना लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नेहा उपाध्याय हमारे साथ हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नेहा उपाध्याय यहाँ बैठी हैं। तो नेहा, जो आपने ये लद्दाख में ख़ास तौर पर जो आपका काम रहा, महिला किसानों के साथ जैविक खेती को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसका उन्नयन हो, उस पर आपने काम किया और उसके लिए येल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको वर्ल्ड फेलो, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब एक ऑनर भी है, उसके लिए आपका चयन किया गया, जिसके लिए आपने सुर्खियां भी बटोरी। तो ये चयन जो है किस प्रकार से हुआ? आई थिंक 4-5 साल मैंने लद्दाख में बहुत अपना दिल और एक तरीके से जीवन रोक के परिवार से दूर और काफ़ी सैक्रिफाइस करके मैंने वहाँ बहुत कड़ी मेहनत की। और मेरे जो पहले एनजीओ पार्टनर्स थे वो थे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, United Nations Development Program and Center for Environment Education. These were all international names and I
हमें एक स्कॉलरशिप भी मिला टू स्टडी सस्टेनेबिलिटी इन स्वीडन, इंडोनेशिया, वियतनाम. My very closest associate who passed away recently, Srimati Stanzin Dolkar, she also got the opportunity to study organic farming in Sweden. तो दिल्ली, बम्बई और बैंगलोर से ज़्यादा मुझे ज़्यादा बढ़ावा विदेशों से मिला. यहाँ तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मुझे सोशल इम्पैक्ट इन इंडिया का पुरस्कार दिया और फ्यूचर लीडर्स कनेक्ट में मैं नेशनल फाइनलिस्ट रही. तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक वेव बन गया. और लद्दाख, जैसे कि मैंने पहले कहा, इज़ द रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी फ्यू पीपल डू द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग. जिस तरीके का काम महिला किसान को सोचते हुए तकनीक बनाना, इंडियन साइंटिस्ट को यूज़ करना और लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी. मेरी कोशिश थी कि जैविक खेती और सौर ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी एक कोई फैंसी एलीट वो लग्जरी टाइप का चीज़ ना हो. ये मेरी शुरू से कोशिश रही है. अमीरों को महंगा खाना खिलाना और मतलब एक्सपेंसिव वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का चलन करना, इस चीज़ से मैं शुरू से अगेंस्ट थी. मैं एक्चुअली इसी बात पे आना चाह रही हूँ कि जब आप ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में मिले हुए ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, जो चमचमाते हुए हम देखते हैं मॉल्स में रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स में रखे हुए हैं, तो लोगों को लगता है भाई ये अपने मतलब की चीज़ नहीं है, ये तो बड़ा एलिटिस्ट आइडिया है कि साहब आप अपने गमले में कुछ उगाएं या कहीं से कुछ ले आएं और वही खाएं, वो सबके बूते की बात नहीं है. क्यों इस मतलब जैविक खेती के पूरे कॉन्सेप्ट को हम अभी तक मतलब उतार नहीं पाए हैं और ला नहीं पाए हैं कि जिसकी वजह से एक आम आदमी को मालूम नहीं है इसके बारे में? क्या कुछ करने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? बहुत कुछ. देखिए, पहली बात तो जैविक खेती 30 साल पहले करीब कुछ उसका चर्चा होना शुरू हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो हमारे देश में बहुत नुकसान हुआ. एक्सपेंसिव केमिकल्स, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड जो किसान बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते. एक बोतल कीटनाशक का दाम होता है 3,000 रुपये. और आप कितने किसान हैं कश्मीर में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में, जो बिल्कुल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते. और इनके पीछे एक लॉबी इंडस्ट्री लगी हुई है और जिसके पीछे वेस्टर्न कैपिटलिज्म और हमारी सरकार एक साथ एकजुट हैं. इनकी लॉबी अगर आप सुनेंगे तो अगर आप 2 बोतल कीटनाशक खरीदें तो किसान को एक माइक्रोवेव फ्री मिलता है. जो इस चीज़ को ज़्यादा प्रचलित करे उसको अमेरिका का टोर मिलता है. तो ये इंसेंटिव्स देख के किसान भी उसी तरफ जा रहे हैं. और जो जैविक खेती की तरफ जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं उनको सहयोग कम है. सहयोग अभी बढ़ रहा है लेकिन फिर भी कम है. हमारे जो पार्टनर्स रहे, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और FAO वगैरह, हम खुद देखते हैं कि केमिकल्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में कितने $1 मिलियन ग्रांट्स निकलते हैं. लेकिन लैंड डिग्रेडेशन की तरफ की जो वेस्ट की तरफ पैसा कम आता है. तो एक तो आर्थिक मजबूती कम है. फिर दूसरी बात, जो आपने एलिटिज़म की बात की, वो उससे मुझे शुरू से काफ़ी घृणा रही है कि जैविक खाना कभी भी, इसको शुद्ध खाना, इसको एलिट नहीं बनाना चाहिए. अगर आप देखें कि जैसे बिहार में सत्तू हुआ या जौ हुआ, तो ये सारा खाना बोलते थे कि जो जिनकी आमदनी ज़्यादा नहीं है या जो किसी गरीबों का खाना, आज वो ऑर्गेनिक बकव्हीट या ऑर्गेनिक ग्राम फ्लावर ऐसे करके उसको बेचा जा रहा है और उसको महंगे में बेचा जा रहा है. तो दीज आर ऑल मार्केटिंग टेक्निक्स, बट एट द सेम टाइम ये मासेस तक नहीं पहुंच रहा. इसके पीछे एक तो जो फैक्टर्स मैंने पहले बोले वो हैं. दूसरा, जागरूकता, कि अगर आप जैविक खेती की तरफ जुड़ते हैं या जैविक खाने की तरफ जुड़ते हैं तो आप किसान को कितना, उनका बोझ या ड्रेजरी रिडक्शन में आप कितना सहयोग दे पा रहे हैं. तो हमारे NGO का, हमारे प्रोजेक्ट्स का यही सहयोग रहा है कि उनका बोझ कम हो, प्रोसेसिंग में उनका बोझ कम हो. जब वो उगा रहे हैं उनके पास हाथ में कुछ टूल्स हो. मार्केट लिंकेज तक पहुंचने के पहले प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी टेक्निक्स और इससे रिलेटेड जो पॉलिसी है वो
इतनी साउंड नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ आप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम जी। करती हैं। सौर ऊर्जा को लेकर भी यही स्थिति है। बिल्कुल। कई बार हमने देखा है टेक्निक्स बड़ी महंगी हैं, जी। आम आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता। तो और हमने देखा है मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं लाइक जर्मनी या स्वीडन या फ्रांस, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो नो हाउ और टेक्नोलॉजिकल जिनके पास में पूरा का पूरा अमला रहता है, लेकिन जब उसी को आप इंडिया लेकर आते हो काफ़ी महंगा हो जाता है वो। बिल्कुल। तो क्या हमारे देश में इनोवेशंस की कमी है जो हम लोग इसको इनोवेट नहीं कर पाते, या आपको लगता है वो लोग आगे नहीं आ पाते? अभी एक यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है नेस्टा, फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, बोथ organizations have touted India as the leader of frugal innovations. अच्छा, ऐसा सोच बिल्कुल गलत है कि हमारे देश में तकनीक नहीं है, हमारे देश में टैलेंट नहीं है, या हमारे देश में साइंटिस्ट नहीं है, या हमारे देश में लो कॉस्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज नहीं हैं सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। एंड दिस वाज द मिथ दैट आई वांटेड टू बस्ट, दैट solar energy or renewable energy for post harvest management is affordable, should be made affordable and should be in the policy. Made in India का स्लोगन तो है, लेकिन जितनी टेक्नोलॉजीज जब हम लद्दाख में काम कर रहे थे वो सारी जैसे जर्मन मेड थी, नॉर्वे मेड थी, स्वीडन से थी, और स्वीडन को कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे इको पॉजिटिव कंट्री है। नो डाउट दे हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजीज, बट जो हमारे ग्रामीण स्तर पे भी जो प्रैक्टिसेस हैं जैविक खेती में, सौर ऊर्जा में, दे आर completely at par and they solve the problem। महिला किसान की जो प्रॉब्लम होती है, जो उनका बोझ होता है, जो प्रोसेसिंग में तकनीक लगती है, वो उसकी नो हाउ हमारे देश में है, प्रचलित नहीं किया जाता। और इसके पीछे वही फैक्टर्स हैं, लॉबी है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फिर उसके बाद एक तरीके का, जैसे मैं बहुत इंडियन टेक्नोलॉजीज़ को और इंडियन साइंटिस्ट्स को प्रमोट करती हूँ। हमारा सोलर कुकर था करीब 1500 रुपये का, जो हर घर में दिया गया, और उसके साइंटिस्ट हैं श्री उमेश कौशिक, और उन्होंने बिल्कुल पहाड़ों को और किसानों को और गरीबों को माइंड में रख के वो सोलर बॉक्स ओवन बनाया, जिसमें दाल, चावल, मटन, चाय सब कुछ बनता है, बस 25 मिनट एक्स्ट्रा पे। जो हमारा सोलर ड्रायर भी था करीब 10,000 रुपये का हमें पड़ा, नॉट इवन 100 पाउंड्स, एंड उसमें 60 kg खुरमानी या जौ आराम से सूखता है, और वो एक पोर्टेबल कोल्ड रूम भी है, वो लाइट वेट भी है, उससे इतने हिल रिलेटेड एक्सीडेंट्स कम हुए। हमने जब थोड़ा और स्टडी किया तो चिल्ड्रन रिटर्न टू स्कूल बिकॉज मदर्स हैड मोर टाइम टू स्पेंड विद देम, क्योंकि वो खाना अपना कुकर्स में छोड़ के जाती थी। लेकिन इसकी चर्चा गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने मुझे मौका दिया कि मैं इसको रिपोर्ट में पब्लिश कर पाऊँ, और यही मेरी कोशिश है कि मैं जब येल जाऊँ तो मैं अपने इंडिजीनियस फूड सिस्टम्स, लद्दाख की टेक्नोलॉजी विदेश लेके जाऊँ और उनको बताऊँ कि हमें थोड़ा और हाईलाइट कीजिए, और स्पेशली फॉर लोकल पॉपुलेशन, फॉर साउथ एशिया, फॉर सेंट्रल एशिया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अगर हम सारे एकजुट हो जाएं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज अपनाएं, we'll be at par with the international। अभी एनवायरनमेंट दिवस भी होके गया है कुछ ही समय पहले, हर साल आता है जी। ये बताइए कि एनवायरनमेंट के लिए लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें बात होती है, कई बार आम आदमी को समझ में नहीं आता और उसे ये नहीं पता चलता कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। ऑल्दो आपने जैसे अपनी जो ग्रामीण और जो हमारी देसी टाइप की जो हमारी सोच है, जीवन शैली, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एनवायरनमेंट का ध्यान रख के ही उसको करते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्रयास करने की हमें ज़रूरत है ताकि हम अपनी पृथ्वी को और खूबसूरत बना सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको इसी रूप में, एक अच्छे रूप में बल्कि सौंप कर जाएं? जी, आने वाली पीढ़ी की आपने बात की, तो जैसे मैं स्कूल में काम करती थी तो बच्चों को माइंड में रख के खाना, देखिए हम 3 बारी खाते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो खाने के बिना जी रहा है। तो अगर हमारा खाना जैविक हो और जो चीज़ें हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे कई लोग चाय बहुत पीते हैं या कई लोग चावल बहुत खाते हैं, कुछ आइटम्स हो जो कम्प्लीटली जैविक हो डाइट में, उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है।
प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो, बिल्कुल तो इरेडिकेट नहीं हो सकता क्योंकि जो सोलर कुकर हम भी यूज़ कर रहे हैं उसका बेस प्लास्टिक से बना है, सो कंप्लीट इरेडिकेशन एंड बीइंग बट वन कंप्लीटली टाइम यूज ऑफ प्लास्टिक इज फाइन। इस पर कम जी खत्म जी होना चाहिए। जी, वन टाइम यूज, वन टाइम एंड is of course should be avoided, reusing should be promoted, और जितना हो सके हम अपने चॉइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, लद्दाख के जो सोनम वांगचुक साहब हैं वो बोलते हैं कि दिल्ली में या बम्बई में अगर 4 किलोमीटर एक गाड़ी चलती है तो पहाड़ों में एक पत्थर नीचे गिरता है, इट्स अ कार्बन बॉम्ब। तो जितना हम विहारी बन पाएँ, विहारी मतलब जो बाय फुट, जितना हम गाड़ी का यूजेज कम कर पाएँ वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक रहेगा। एक तरीके की सोच है कि पेड़ लगा दें, तो लद्दाख में कुछ एक संस्था आई थी जिन्होंने बोला हम यहाँ इन पत्थरों पे पेड़ लगा देंगे, अब वहाँ लग नहीं सकता। सो टू रियली कीप इन माइंड द हैबिटेट बिफोर चैनलाइजिंग योर इंटरवेंशंस, बिना देश को जाने, बिना रीजन को समझे, जो किसी भी एक लीनियर सोच होती है, एक कैपिटलिस्ट सोच होती है, एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट की सोच होती है कि हम ये पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो मतलब ये रीजन उसके लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल। और इससे क्या ज़्यादा नुकसान और होगा। उस तरीके की सोच हटाई जाए। और जैसे हमने भी जब लद्दाख में हमने सोलर ड्रायर चूज़ किया, हमने लद्दाखी साइंटिस्ट को किया, हमने किसानों से के साथ हमने डेमो किया। अब वही तकनीक जो है मेघालय में शायद ना चले, बिल्कुल। आप जी, ये राजस्थान में ना चले जी। तो हमें उम्मीद है कि इस सारी चीज़ों को लेकर आप जो काम कर रही हैं आप ज़रूर कामयाब होंगी, और ख़ास तौर पर इन्वायरमेंट के संदेश को अपने कामों के ज़रिए और लोगों तक पहुंचाएंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में आने के लिए नेहा। थैंक यू। तो ये थी नेहा उपाध्याय, जिन्होंने ठान लिया है कि वो अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगी और अपने महिला किसानों को सशक्त करेंगी, खास तौर से जैविक खेती के तौर तरीके को अपनाकर और सौर ऊर्जा को अपनाकर। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।